इसके बाद डेफिनेशन में अगला क्लॉज देखिए, अगली डेफिनेशन देखिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार डेफिनेशन है जो नेक्स्ट है। ये है आपकी अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस। बेसिकली किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं अगले उसमें? नोटिस को। नोटिस। अब पहले तो जैसे अटेस्टेशन का पर्पस समझा, बट वैसे ही अपन नोटिस का पर्पस समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि नोटिस का जो मीनिंग बताया है वो कैसे आ रहा है, उसमें क्या बात चल रही है या क्यों है। नोटिस का मतलब समझना, या आप डेफिनेशन का जो ऊपर हेड लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में, अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस, कब कहा जाएगा कि इस व्यक्ति को नोटिस है किसी चीज का? नोटिस का मतलब नॉलेज, अवेयरनेस। नॉलेज का, नोटिस का मतलब क्या है आपका? नॉलेज। नॉलेज या फिर अवेयरनेस, जानकारी। बेसिकली किसी चीज की जानकारी होना कहा जाता है कि आपके नोटिस में वो बात थी। अब बहुत ही वही कॉमन सेंस आएगा फिर से। देखिए नोटिस का यूटिलाइजेशन कैसे होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, अगर उसको समझ लेंगे तो फिर डेफिनेशन को आपको समझने में ज्यादा समस्या नहीं होगी। देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या होता है कि मान लीजिए जब भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे जो बेनिफिशियरी है जिसके फेवर में ट्रांसफर किया गया है, अगर उसने कंसीडरेशन दे के प्रॉपर्टी ली है, ध्यान से सुनना, कई बार फ्री में भी, जैसे गिफ्ट होता है, गिफ्ट फ्री होता है, पैसे नहीं देता सामने वाला, है ना, उसमें भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। लेकिन जहां भी बेनिफिशियरी या ट्रांसफरी पैसे देके बना है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे प्रोविजंस हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति का घर खरीदा, किसी व्यक्ति ने अपना घर मुझे बेचा और मैंने कंसीडरेशन देके उस घर को खरीदा, मैंने उसकी एक प्राइस पे करी है। अब जब ये मैंने तो पैसे दे दिया और उसने मेरे को ट्रांसफर भी कर दिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि मेरा जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर मेरे फेवर में हुआ है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी वो किसी और को ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका था, ऑलरेडी किसी और की वो प्रॉपर्टी हो गई थी, या उसने किसी और को प्रॉपर्टी दे दी थी। या मान लीजिए मेरे साथ अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि वो प्रॉपर्टी मुझे बेचेगा, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन ट्रांसफर उसने एक्चुअली किसी और को कर दी, प्रॉपर्टी नाम किसी और के कर दी और कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ कर लिया। अब मैंने अगर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और मैं जो बेनिफिशियरी किस तरीके का बन रहा हूं, कंसिडरेशन वाला, तो कुछ चीजें ऐसी, कुछ प्रोविजंस आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मिलेंगे जहां मेरे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है। मेरे इंटरेस्ट को लेकिन कब प्रोटेक्ट किया गया है? दो चीजें, जब मैंने कंसिडरेशन फर्निश किया हो, और दूसरा, मुझे उस पहले वाले ट्रांजैक्शन का नोटिस ना हो, या जो भी चीज, जो भी फैक्टर हमारे इस ट्रांसफर को वॉइड डिक्लेयर कर रहा है या अनलॉफुल बना रहा है, उस बात की मुझे जानकारी नहीं थी। बेसिकली मैं बोनाफाइड परचेजर हूं। इसको क्या बोलते हैं? बोनाफाइड परचेजर। मेरी कोई गलती नहीं है साहब, मेरे को पता ही नहीं था उसके बारे में। जब मुझे उस प्रीवियस ट्रांजैक्शन के बारे में पता ही नहीं है, तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आप मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मुझे आपको बेनिफिट देना पड़ेगा। सो अगर मैंने कंसीडरेशन पे किया है और उस प्रीवियस ट्रांजैक्शन की मेरे को जानकारी नहीं है, नोटिस में नहीं है वो बात मेरे, तब मुझे वो बेनिफिट अवेल करने को दिया जाएगा। इसीलिए आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज डिफाइन करता है द वर्ड नोटिस। कब ये कहा जाएगा कि मुझे जानकारी है या मुझे जानकारी नहीं है उस फैक्ट की। तो नोटिस की जो डेफिनेशन यहां दी है, इसमें कई सारी बातें बताई गई हैं कि कब ये एज्यूम किया जाएगा या कब ये कहा जाएगा कि आपको उस पर्टिकुलर बात की जानकारी थी या उस मैटर का नोटिस था, आपको उस ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी थी, या कोई भी और चीज जो हमारे ट्रांसफर को इनवैलिड बना रही है, उसके बारे में अवेयरनेस या नॉलेज था मुझे। ये कब कहा जाएगा? तो बात समझना, सबसे पहले ये दो तरीके से होता है। एक होता है एक्चुअल नॉलेज और दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव नॉलेज। एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, इन दोनों को जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहीं पे आपके सवाल आएंगे। ठीक, तो देखो भाई, अब एक चीज ये समझना कि एक्चुअल मतलब फैक्चुअली आपके पास उस चीज की जानकारी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी नए क्रिमिनल लॉ बिल्स पे प्रेसिडेंट का एसेंट हो गया है ना। अब ये बात एक्चुअली आपके नोटिस में आई हो, आपने कहीं देखा हो, आपने कहीं पढ़ा हो, तो एक्चुअली आपको उस बात का नोटिस है कि हाँ यार, नए क्रिमिनल लॉ बिल्स पे एसेंट मिल चुका है। अभी फोर्स में नहीं आए हैं, लेकिन एसेंट मिल चुका है।
तो ये चीज आपको एक्चुअली पता हो सकती है इन माध्यमों से। एक ये भी चीज हम कह सकते हैं कि चलो ठीक है, एक्चुअली आपको पता नहीं चली, लेकिन बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपसे एक्सपेक्टेड है यार कि इतनी जानकारी तो आपके पास होनी चाहिए। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। कब ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक व्यक्ति से कि भाई ये जानकारी अगर नहीं है तो इसमें आपकी गलती है, या तो आपने विलफुली खुद को एब्सटेन किया है कि हमको पता ही ना चले, आपने परमानेंटली यूट्यूब की एप्लीकेशन फोन से अपने हटा दी है, विलफुली खुद को एब्सटेन कर लिया है कि हमें पता ना चल जाए कहीं ये बात, इसलिए हमने ऐसी हरकतें करी कि उस बात का नोटिस हमें ना ही मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज और समझिएगा, मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, एज अ प्रूडेंट पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि जब भी आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप उसके बारे में एक जेन्युइन इंक्वायरी करेंगे। आप उस ओनर से एटलीस्ट ये अश्योर होंगे कि जो ओनर आपको बेच रहा है उसकी प्रॉपर्टी है, उसका एंटाइटलमेंट है उस प्रॉपर्टी पे। अब मान लीजिए उस व्यक्ति ने आपको टाइटल डीड दिखाने की कोशिश भी करी, लेकिन आपने मना कर दिया कि अरे रहने दो यार, क्या देखें उसमें। सो दैट इज विलफुल एब्सटेनेंस फ्रॉम योर पार्ट। अब यहाँ पे अब मान लीजिए उस टाइटल डीड में ये बात क्लियरली लिखी थी कि वो प्रॉपर्टी अकेले ओन नहीं करता है जो आपको बेच रहा है, वो प्रॉपर्टी ज्वाइंटली ओन्ड है, जो व्यक्ति आपको बेच रहा है वो और उसके भाई की, दोनों ज्वाइंटली ओन करते हैं। तो फिर भैया दोनों का कंसेंट चाहिए बेचते समय आपको, सेपरेटली नहीं बेच सकता वो, है ना। तो अगर मान लीजिए ऐसी संभावनाएं थी जिसमें एक प्रूडेंट या रीजनेबल पर्सन से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यार ये जानकारी तो आपको होनी चाहिए थी, एज अ प्रूडेंट पर्सन इतना तो आपको समझना चाहिए था, डीड आपके सामने रखी थी, आपने खोल के नहीं देखी, तो आप ये थोड़ी बोल सकते हैं कि नहीं साहब हमको जानकारी नहीं थी इस बात की। कोई लेटर आपके पास आया, रजिस्टर्ड लेटर आपने रिसीव किया, आपने उसको खोल के पढ़ा नहीं, ये चीज हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी देखी थी कम्युनिकेशन पढ़ते समय, उस चीज को अगर आपने खोल के पढ़ा नहीं, तो ऐसे में क्या होगा, माना जाएगा कि आपको कंस्ट्रक्टिव नॉलेज हो गया है, क्योंकि ये तो आपका विलफुल एब्सटिनेंस है ना कि आप उसकी इंट्रिकेसी में नहीं जा रहे हैं, उसको आप खोल के पढ़ नहीं रहे हैं, ये आपका फॉल्ट है। आप वहां पे ये प्ली बाद में नहीं ले पाएंगे कि साहब हमें तो नोटिस ही नहीं था। कोर्ट वहां प्रिज्यूम कर लेगा कि आपको नोटिस था, आपके सामने टाइटल डीड रखी थी और आपने उसको पढ़ा नहीं, क्योंकि अगर आप, अब ये विलफुल एब्सटिनेंस क्यों होता है, हम जानबूझ के, हो सकता है हमारे फेवर की बात उसमें ना लिखी हो इसलिए हम उसको पढ़ नहीं रहे हैं, और बाद में हम ये प्ली ले लेंगे कि भाई हमें तो जानकारी ही नहीं। जो बात मैं आपसे अभी सेशन के स्टार्टिंग में कह रहा था ना, कि आप इतने वल्नरेबल हैं नहीं जितना आप बन रहे हैं, बनते हैं, कि हर कोई आपको बेवकूफ बना रहा है ना। पहले अंग्रेजों ने बनाया, फिर नेताओं ने बनाया है, फिर बिजनेसमैन आपको बना रहे हैं, आजकल टीचर्स आपका कहना है बना रहे हैं कि कोर्स बेच दिया, पैसे ले। आप इतने नादान हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आता। इतने नादान आप एक्चुअली नहीं है, और लॉ इस बात को रिकॉग्नाइज करता है। लॉ कहता है अगर आपने अपने विलफुल एब्सटिनेंस से कोई बात अपने नोटिस में नहीं लाए हैं, तो हम तो मानेंगे कि वो बात आपके नोटिस में थी। ये बात अगर आपको समझ आ गई है, तो अब आप इस नोटिस की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि कब कब मान लिया जाएगा कि इस बात का नोटिस उस व्यक्ति को है, नॉलेज या अवेयरनेस उस व्यक्ति को है। ये बात आप बड़े अच्छे से समझ पाएंगे इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद, अगर आपको ये कन्वे हो गया है कि नोटिस का मतलब सिर्फ एक्चुअल नहीं होता, कि एक्चुअली आपने वो डीड, अगर आपने डीड पढ़ी थी तब तो आपके नोटिस में है ही, लेकिन आपके सामने डीड रखी थी आपने खुद नहीं पढ़ी, तो ये आपका फॉल्ट है, ये आपका खुद का फॉल्ट है कि आपने वो चीज ऑब्जर्व नहीं करी। आई होप यू गेटिंग दिस, यस और नो। समझ में आ रहा है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब? थोड़ा एक बार बता देना भाई, यस और नो। बता दो भाई एक बार। तनवीर ने क्या लिखा है, सर आपकी वीडियो देख के इतना ज्यादा खुद पर कॉन्फिडेंस आया है कि कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है तनवीर की आप कर लेते हैं क्रैक, लेकिन बेटा कॉन्फिडेंस के साथ यही दिक्कत है कि वो कॉन्फिडेंस ही रहना चाहिए, है ना। इसीलिए बस एक एडवाइस मेरी है, क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना। हमें आता है, आई बिलीव इन यू, आपको आता है, आपको खुद का बिलीफ है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना। कई बार ना हम लाइटली ले लेते हैं क्वेश्चन, बस ये गलती हमसे ना हो, दैट विल बी सफिशिएंट आई गेस। ठीक है। सो भाई देखिए, नोटिस की बात क्या है कि या तो एक्चुअली आपके कॉग्निजेंस में वो बात आई हो, आपके नॉलेज में आई हो, या फिर ये प्रिज्यूम कर लिया जाए क्योंकि आपने खुद। अच्छा, अब अपन नोटिस की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी इस पे आ जाएगी, जो बात मैं आपको समझा रहा था। देखिए नोटिस का मतलब क्या है यहाँ, a person is said to have notice of a fact when he actually knows that fact
एक्चुअली आपको पता है उसके बारे में, जैसा मैंने कहा कि आपने न्यूज में देख लिया, आपने यूट्यूब पे देख लिया, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया कि नए जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल्स आए हैं वो प्रेसिडेंट का एसेंट ले चुके हैं, तो एक्चुअली आपके नोटिस में वो बात आ गई। आगे लिखा है और when but for willful abstinence from an inquiry or search which he ought to have made or gross negligence he would have known it। अगर आप नॉर्मल एफर्ट्स, एक जेन्युइन, एक नॉर्मल रीजनेबल व्यक्ति की तरह एक्ट करते तो वो बात आपको पता चल जाती। एक्चुअली अभी नहीं पता है, लेकिन अगर आप प्रूडेंट व्यक्ति की तरह एक्ट कर रहे होते उस सिचुएशन में तो वो बात आपके समझ में आ जाती। ऐसे केसेस में भी कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि आपको नोटिस था, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव नोटिस कब माना जाता है? जब आपने विलफुली खुद को एब्सटेन किया, विलफुल एब्सटेनेंस और ग्रॉस नेग्लिजेंस, दोनों बातों को मैं आपको समझा रहा हूं। विलफुल एब्सटेनेंस और ग्रॉस नेग्लिजेंस, इससे प्रिज्यूम क्या होता है आपका? कंस्ट्रक्टिव नॉलेज इस वाले पैराग्राफ में। विलफुल एब्सटेनेंस मतलब आपके सामने डीड रखी है, आपने खोल के पढ़ी नहीं। आप पढ़ लेते तो पता चल जाता दैट ही इज नॉट, और कोई भी जनरल प्रूडेंस का आदमी इतना काम करेगा कि भैया अगर मैं कोई चीज उससे खरीद रहा हूं और मेरे सामने डीड है तो मैं उसको पढ़ूंगा जरूर एक बार कि ये ओनर है कि नहीं है। अब डीड में लिखा हुआ था, क्लियरली ये बात मेंशन थी कि भैया अब दोनों भाई मिलके वो जॉइंट ओनर हैं। अब मैंने ये बात पढ़ी नहीं है ना, मैंने ये बात, या मान लीजिए उसमें क्लियरली लिखा है कि वो इंटाइटल्ड नहीं है बेचने के लिए, लेकिन मैंने वो बात पढ़ी नहीं, तो भी कोर्ट मानेगा कि मुझे इस बात का नोटिस था कि वो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति की नहीं है अकेले जो मुझे बेच रहा है। कोर्ट मान लेगा ऐसा। एक्चुअल नोटिस नहीं है, इसी को हम इसलिए कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस, क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट मेरे पार्ट पे है। यहाँ पे फॉल्ट मेरे पार्ट पे। आपको बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो आपकी गलती है ना कि आपने नहीं देखा, आपने नहीं पढ़ा। यही चीज आप बाकी लोगों के साथ करते हैं, मतलब जो जिन जिन चीजों की मैं आपसे सेशन के स्टार्टिंग में बात कर रहा था। अरे भैया आप कोई कोर्स अगर परचेस कर रहे हैं तो पहले आप इंश्योर होंगे ना कि वो आपके काम का है कि नहीं, तब तो आप पैसे देंगे। मुझे आप फीस दे देंगे क्या ऐसे ही? भैया आपने ये क्लासेस देखी हैं, इसको देख के अगर आपको ऐसा लगता है कि आई कैन फर्दर हेल्प यू इन क्रैकिंग योर एग्जामिनेशन और एनहेंसिंग योर नॉलेज, तभी ना आप मेरे को पैसा दोगे। ऐसे थोड़ी मैं आपको कोई गिमिक करके ले लूंगा। हाँ, अगर वैसा कुछ किया है तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं माना जाएगा कि उसने डीड विलफुली दिखाई नहीं या उसमें कुछ गलत कर दिया, फर्जी डीड दिखा दी, तब नहीं माना जाएगा कि आपको नोटिस है। लेकिन एक प्रूडेंट पर्सन की तरह अगर आप उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, तो बिल्कुल माना जाएगा कि आपको नोटिस है। और सेम इज ग्रॉस नेग्लिजेंस। अब देखिए, ग्रॉस नेग्लिजेंस मतलब ये मेयर केयरलेसनेस नहीं है, कुछ बड़ा फॉल्ट है आपके पार्ट पे। एक केस था इसके रिगार्डिंग, उसके फैक्ट से आप इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। एक बंदे ने ना एक बैंक से लोन लिया और उसने मॉर्गेज क्या किया? टाइटल डीड वाला। अभी मॉर्गेज पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा, अलग अलग तरीके के मॉर्गेज होते हैं। यहाँ पे लोन का प्रूफ सिर्फ क्या था कि मैंने अपने जमीन के कागजात बैंक में रख दिए, और क्योंकि मेरे कागज, ओरिजिनल कागज मेरे बैंक के पास हैं, मैंने उससे 2 लाख रुपए लोन ले लिया। अब 2 लाख रुपए लोन ले लिया है, मैंने अभी लोन चुकाया नहीं है, और मैंने जाके उस बैंक को बेवकूफ बनाया। मैंने उनसे ये कहा कि यार देखो, जमीन के कागज आपके पास हैं लेकिन मैं ना उस जमीन को बेचना चाहता हूँ। ठीक है, आपके पास मॉर्गेज, आपका लोन तो पे हो जाएगा, मेरे को ना बेचना है। और जो खरीदार है वो ये चाह रहा है, उसने जमीन तो देख ली है लेकिन वो ये चाह रहा है कि एक बार कागज भी इंस्पेक्ट करना वो चाह रहा है। तो मैं बैंक वाले को कहता हूँ यार कि एक काम करो, मेरे को वो कागज थोड़े 2 घंटे के लिए दे दो। ठीक है, आपने गिरवी रखे हैं वो ठीक है, लेकिन 2 घंटे के लिए आप मेरे को दे दो, मैं आपको वापस कर दूंगा लाके। और ये बात बैंक को पता है बहुत अच्छे से कि दैट इज दी ओनली थिंग। पूरा जो लोन है वो किस चीज पे सिक्योर्ड है? उस टाइटल पे, उस टाइटल डीड पे, उस कागज पे, जमीन के। और मैं वो पेपर लेके वहां से आ जाता हूं ये बोल के कि 2 घंटे बाद वापस कर दूंगा। और एक बार मैं वो पेपर लेके आया, वो ले जाके मैंने एक दूसरे बैंक में रखे और फिर लोन उठा लिया। फिर से मैंने वो मॉर्गेज करके लोन, अब जब लोन रीपे करने की बात आएगी तो ये होगा कि भैया किसका पहले हो या किसको हो, तो जिस बैंक ने मेरे को कागज वापस कर दिए हैं उनके पास तो अब कुछ बचा ही नहीं उस लोन को सिक्योर करने का। तो क्या वो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि साहब हमें नोटिस नहीं था इस बात का कि ये आदमी दूसरे को
दे के लोन, दूसरा भी लोन इसने कागज पे ले लिया है उन्हीं पेपर्स पे, या हमें इस बात का नोटिस नहीं था कि 2 घंटे के लिए हम इसको देंगे और ये मिसयूज कर लेगा। सिचुएशन ये है कि आपका जो लोन है उसकी सिक्योरिटी के नाम पे सिर्फ एक चीज है आपके पास, मेरी जमीन के कागज, और आपने उठा के वो मुझे दे दिए बिना लोन रीपे हुए। दैट्स व्हाट वी कॉल अ ग्रॉस नेग्लिजेंस। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस नेग्लिजेंस, भयानक गलती। दैट्स ग्रॉस नेग्लिजेंस। ऐसी सिचुएशन में भी कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि आप अवेयर हैं उस सिचुएशन से। आप ये प्लीड बाद में आके नहीं कर सकते कि अरे हमें तो जानकारी नहीं थी इस बात की कि ऐसा हो जाएगा। ये आप प्लीड नहीं कर सकते। कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट यू हैव नॉलेज रिगार्डिंग this thing or you have notice of this particular thing. I hope you're getting this. So that's a dimension of constructive notice. इसके बाद आगे देखिए, अब इतना ही नहीं है, एक तो एक्चुअल, दूसरा कंस्ट्रक्टिव में, ये दो चीज है। अब आगे देखिए एक्सप्लेनेशन में भी कुछ बातें बताई गई हैं, दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है वेयर एनी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी and has been effected by a registered instrument। आगे का आप पढ़ लेना, मैं आपको ब्रीफ बता दूं। रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से अगर कोई डॉक्यूमेंट हुआ है, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, so if the document is registered, तो आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि साहब हमें जानकारी नहीं थी उस अगर कोई भी, अब ध्यान रखना रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या है, एक बात समझना, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिनको मैंडेटरीली बनाया गया है रजिस्ट्रेबल, मतलब ये कि मैंडेटरीली उनके लिए जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन कराया जाए। जैसे इमूवेबल, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, अभी तो अपन आगे पढ़ेंगे, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपए से ऊपर की आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो मैंडेटरली इट शुड बी रजिस्टर्ड। अगर ऐसा रजिस्ट्रेशन एक्ट में लिखा है तो ये किस तरीके का ट्रांजैक्शन है जिसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। कोई भी लीज है 1 साल से ऊपर की तो रजिस्टर कराना है आपको, तभी वैलिड है। अगर ऐसी कोई कंडीशन रजिस्ट्रेशन एक्ट ने, ये वो सिचुएशंस है जहां ट्रांजैक्शन के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि ये ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड डीड के थ्रू ही होगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन इस तरीके से मैंडेटरी बनाया गया है फॉर रजिस्ट्रेशन, उस ट्रांजैक्शन का बाद में आप ये नहीं कह सकते कि हमें उस ट्रांजैक्शन की जानकारी नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, मान लीजिए उस प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख रुपए है। अब एक ऑलरेडी वो सेम प्रॉपर्टी उसने किसी और को बेच के पैसा ले लिया है, और क्योंकि वो ट्रांजैक्शन भी महंगा था, रजिस्टर्ड था, मैंडेटरीली रजिस्टर्ड होना था, रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड भी है वो ट्रांजैक्शन, लेकिन मैंने खरीदते समय इस बात को इग्नोर कर दिया। भाई ये मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि अगर भाई मैं इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं और मुझे पता है कि इस तरीके की प्रॉपर्टी का जो ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांसफर होता है, वो रजिस्टर्ड डीड के थ्रू ही होता है। अगर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट लॉ से है कि इस तरीके का ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड डीड के थ्रू ही होता है, ऐसे में अगर मैंने उस फैक्ट को इग्नोर करके एक्ट कर दिया तो बाद में मैं ये प्ली नहीं ले सकता कि मुझे नोटिस नहीं था इस बात का कि ये ट्रांजैक्शन एक ऑलरेडी हुआ है प्रीवियसली। जहां भी लॉ ने मैंडेटरी बनाया है किसी ट्रांजैक्शन को रजिस्टर, ऑप्शनल वाले में ये नहीं है, लेकिन जहां मैंडेटरी बनाया है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड ही होगा, आप ये नहीं बोल सकते कि हमें उस ट्रांजैक्शन की जानकारी नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर लॉ ने डाली है कि जितने भी ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही होने हैं, वहां आप अगर आप उससे रिलेटेड इंटरेस्ट डेराइव कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि पहले आप ये चेक करें कि कहीं रजिस्टर्ड ऑफिस में ये कोई और ट्रांजैक्शन पहले तो नहीं हुआ, या वो जो व्यक्ति जो आपको बेच रहा है वो एक्चुअली इसका ओनर है भी या नहीं है। ये बात आपको समझना जरूरी है, ये बात आपको जानना जरूरी है। आप वहां पे ये प्लीड नहीं कर पाएंगे कि साहब हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके चेक नहीं किया। इसीलिए आप देखते हैं जब भी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लैंड, बिल्डिंग, इस तरीके का, तो वहां ड्यू डिलिजेंस कराना होता है। लोग उसके लिए लॉयर हायर करते हैं कि भैया आप मैं जमीन खरीद रहा हूं, उसका आप ड्यू डिलिजेंस कर दिए। ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होता है? यही सब होता है कि आप जब जमीन खरीद रहे हैं तो पहले आप देखेंगे कि वो जमीन किसके नाम पे है, आप
एक पीस ऑफ लैंड खरीद रहे हैं तो आपको पता है तहसील में सारा खसरा खतौनी सब होता है, वहां लिखा होता है कौन सी जमीन किसके नाम पे, आप वो करेंगे। आप रजिस्ट्री ऑफिस में एक बार चेक करवाएंगे कि भैया इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रीवियसली कोई ट्रांजैक्शन हुए हैं क्या, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन तभी वैलिड जब रजिस्टर्ड है। तो सामने वाले ने अगर किसी को बेची होगी पहले प्रॉपर्टी तो रजिस्टर कराया होगा। बाद में आप ये नहीं बोल पाओगे कि साहब हमें जानकारी नहीं थी उस ट्रांजैक्शन, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से जरूरी है रजिस्टर होना, कोई भी व्यक्ति भारत में ये नहीं बोल सकता कि मुझे उस ट्रांजैक्शन की जानकारी नहीं। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने पहले भी ये चीज पढ़ी है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, है ना। इट इज बेस्ड ऑन सिमिलर प्रिंसिपल कि कोई चीज जो लॉ ने मैंडेटरी रजिस्टर बनाया है जिसका रजिस्ट्रेशन होना, आप वहां ये बिल्कुल प्लीड नहीं कर पाएंगे कि साहब हमें इसकी जानकारी नहीं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू चेक इन सच केसेस। इसीलिए कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है उसका नोटिस सबको माना जाएगा। इसके बाद देखिए एक्सप्लेनेशन 2, any person acquiring any immovable property or any share or interest in any such property shall be deemed to have notice of the title if any of any person who is for the time being in actual possession thereof। देखिए ये स्पेसिफिकली किसके लिए है, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई इंटरेस्ट आप एक्वायर कर रहे हैं, किससे रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी। मान लीजिए ये घर जिसको मुझे खरीदना है, कोई व्यक्ति अगर एक्चुअली इस प्रॉपर्टी की पोजेशन में है तो बाद में मैं ये नहीं कह सकता कि साहब मुझे पता नहीं था कि इसकी प्रॉपर्टी है या इसका कोई इंटरेस्ट है। जैसे मान लीजिए मेरा जो ट्रांजैक्शन चल रहा है, ए का जो ट्रांजैक्शन चल रहा है वो बी के साथ है। ए चाहता है, ये घर किसका है, ये घर बिलोंग करता है बी को, बी इसका ओनर है, ऐसा बी ने बताया कि भाई मैं इस घर का ओनर हूं। ए और बी के बीच में ये नेगोशिएशन चल रहा है कि ए इसका ये घर खरीदना चाहता है। ए आता है इस घर के इंस्पेक्शन के लिए, देखने के लिए इस घर को आता है, और जब ए इस घर को देखने आता है तो इस घर की एक्चुअल पोजेशन में है कौन, सी। सी इस घर की एक्चुअल पोजेशन में, वो यहां रह रहा है अपने परिवार के साथ। ए आया, देख वेख के चला गया। ए और बी के बीच बाद में ट्रांजैक्शन हुआ, नेगोशिएशन कंप्लीट हुआ और ए ने घर खरीद लिया। अब बाद में ए ये नहीं बोल सकता, जो भी टाइटल, सी मुझे नहीं पता किस टाइटल से यहां रह रहा है, मतलब ये जरूरी नहीं कि सी ही ओनर हो इसका, ऐसा जरूर कोई ना कोई, अगर पोजेशन प्रॉपर्टी की रख रखी है सी ने तो कोई ना कोई टाइटल तो होगा। एसआरए में भी हमने डिस्कस किया था, अलग अलग टाइटल हो सकते हैं, ओनरशिप हो सकती है इसकी, या फिर पजेसरी टाइटल हो सकता है ना। पजेसरी मतलब सिर्फ पोजेशन का टेनेंट हो सकता है ये। बाद में अगर ये अपना कोई इंटरेस्ट या अपना कोई टाइटल क्लेम करेगा तो ए बाद में ये नहीं कह पाएगा कि साहब मुझे पता नहीं था कि इसका भी कोई टाइटल है, कि ये इसने किराए पे ले रखा है, मैं तो भगाऊंगा इसको। बाद में ए ये बात नहीं प्लीड कर सकता, ए ये नहीं कह सकता कि मुझे नोटिस नहीं था इसके टाइटल का। लॉ यहां एक्सप्लेनेशन 2 में क्लियरली कहता है कि अगर कोई व्यक्ति एक्चुअल पोजेशन में है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के, ये बात अगर आपको पता है कि एक्चुअल पोजेशन किसी के पास है उस प्रॉपर्टी की, तो ये एज्यूम करेगा कोर्ट कि आपको उसके टाइटल की भी जानकारी है। बाद में आप ये प्लीड नहीं कर सकते कि साहब हमें नहीं पता था ये किस हैसियत से यहां रह रहा है या इसका क्या टाइटल है। आप इस बात में प्लीड नहीं कर पाएंगे कि आपको नोटिस नहीं है। दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ओनली। अगर आपको ये बात पता थी कि उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल पोजेशन किसी और के पास है, तो मान लिया जाएगा कि आप अवेयर हैं उसके टाइटल से भी कि वो किस हक से इस जमीन पे या इस घर में रह रहा है। आप बाद में इस बात को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। दैट इज ऑल्सो अ वे हाउ, दैट इज ऑल्सो अ मैनर इन विच अ पर्सन में come across or may notice a fact, या ये presume कर लिया जाएगा that you are aware of this fact। ठीक, अगला देखिए explanation 3 बहुत सिंपल है। A person shall be deemed to have had notice of any fact if his agent acquires notice thereof। बहुत सिंपल कि आपका कोई एजेंट है ऑथोराइज्ड, उसको जितनी बातें पता है सबका नोटिस आपको भी माना जाएगा। एक्चुअली भले आपको ना पता हो, लेकिन आपके एजेंट को अगर कोई बात पता है तो माना जाएगा कि आपके नोटिस में भी वो बात थी। ठीक, जिसको भी आपने ऑथोराइज किया है। इसका एक प्रोवाइजो है, इसका एक एक्सेप्शन है। एजेंट के नोटिस में थी लेकिन उसने फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपसे कंसील करी, छुपाई है इंफॉर्मेशन,
तब नहीं माना जाएगा आपका नोटिस, अदरवाइज माना जाएगा। अगर एजेंट ने फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन करके वो बात छुपाई है तब नहीं माना जाएगा। अदरवाइज ये माना जाएगा कि जितनी जानकारी एजेंट के पास है वो उन सारी बातों का नोटिस प्रिंसिपल के पास भी है। सो देखिए भाई, नोटिस को अगर अपन कंक्लूड करें तो कितनी बातें बताई गई हैं। कब कब नोटिस माना जाएगा? जब एक्चुअल नोटिस हो। जब कंस्ट्रक्टिव में एक चीज हमने क्या पढ़ी, विलफुल एब्स्टिनेंस या फिर ग्रॉस नेग्लिजेंस। डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो माना जाएगा कि ट्रांजैक्शन की जानकारी है। इसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्चुअल पोजेशन में अगर कोई व्यक्ति है तो माना जाएगा। दूसरा, अगर आपके एजेंट को पता है तो भी माना जाएगा कि आपको नोटिस है। तो इतने तरीके से नोटिस हो सकता है। नोटिस मतलब किसी फैक्ट की जानकारी, अवेयरनेस या नॉलेज आपके ऊपर इंप्यूट भी किया जा सकता है। या तो एक्चुअली होगा या फिर आपके ऊपर इंपोज किया जाएगा उस नॉलेज को। आई होप दैट इज क्लियर। नोटिस का पर्पस समझ गए, क्योंकि अभी आगे यूज होगा। वहां आप ये प्लीड नहीं कर पाएंगे साहब हमें तो जानकारी नहीं थी इस बात की। अगर इनमें से किसी कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं तो कोर्ट विल प्रिज्यूम कि आपको जानकारी थी, भले एक्चुअली ना हो। इसलिए यू हैव टू बी अटेंटिव, दैट्स व्हाट लॉ सेज। सो ये है आपका नोटिस। क्या